बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 7707, उसका अक्टूबर नवंबर 2014 का पेपर 1 जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट्स करता है उसको करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। अगर आप क्राचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं तो फोल्डर मिलेगा आपको, ये अक्टूबर नवंबर 2014, उसको आप जाकर देख लें। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे अपने इस पेपर को। और इससे पहले वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर आप क्राचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं तो फोल्डर वाइज आपको कैम्ब्रिज स्पेसिमेन पेपर जो कैम्ब्रिज की वेबसाइट पर है उससे लेके 2020 से लेके 2014 समर तक आपको सारे पेपर विंटर समर के मिलेंगे, जो प्रैक्टिस के लिए बहुत बड़ा मटेरियल है। अगर सिर्फ आप इसी की प्रैक्टिस कर लें तो इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग A+ इन योर एग्जाम। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। इन इनवाइस फॉर $200 फ्रॉम पीजे मोटर्स फॉर मोटर रिपेयर वाज क्रेडिटेड टू द मोटर व्हीकल अकाउंट। कि एक इनवाइस थी पीजे मोटर्स की मोटर रिपेयर की, उसको आपको एक्चुअली आपको क्या एंट्री पास करनी थी कि मोटर व्हीकल रिपेयर को डेबिट करके पीजे मोटर्स को आपको क्रेडिट करना चाहिए था $200 से। आपने क्या कर दिया, वॉज क्रेडिटेड टू द मोटर व्हीकल अकाउंट, मोटर व्हीकल अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया, एंड डेबिटेड टू पीजे मोटर्स अकाउंट, और डेबिट कर दिया आपने पीजे मोटर्स को डेबिट कर दिया और मोटर व्हीकल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो एक्चुअली आपको करना ये था, आपने कर ये दिया। कहता है विच जर्नल एंट्री वुड करेक्ट दिस एरर, इस एंट्री को कैसे आप करेक्ट करेंगे। तो देखें, पहले तो आपने पीजे मोटर्स को गलती से डेबिट किया, मोटर व्हीकल रिपेयर एक्सपेंस को तो आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो अब जब इसको सही करने जा रहे हैं तो आप पहला काम क्या करें, मोटर व्हीकल रिपेयर को तो डेबिट करें $200 से, जो रिकॉर्ड ही नहीं हो सका। ये मोटर व्हीकल जो आपने मोटर व्हीकल को क्रेडिट कराया गलती से, इसको सबसे पहले क्या करें, आप मोटर व्हीकल को डेबिट कर दें ताकि ये अकाउंट कैंसिल हो जाए। मोटर व्हीकल जो आपने क्रेडिट करा इसको डेबिट करके कैंसिल कर दें। अब ये कितने बने, पीजे मोटर्स को आपको क्रेडिट करना चाहिए था, आपने उसको डेबिट कर दिया। तो ये दोनों मिला के क्या करेंगे, पीजे मोटर्स को क्रेडिट करें आप 400 से। 400 से आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि इसको एक दफ़ा आपने गलती से डेबिट किया था 200 से, वो कैंसिल हो जाएगा, और $200 से इसको रिकॉर्ड होना चाहिए था, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो एंट्री क्या पास करेंगे, मोटर व्हीकल रिपेयर को आप डेबिट कर देंगे और मोटर व्हीकल को डेबिट करेंगे और पीजे मोटर्स को क्रेडिट करेंगे 400 से। लॉजिक आपने देखी कि एक्चुअली ये एंट्री होनी चाहिए थी, ये करेक्ट एंट्री थी, ये इनकरेक्ट एंट्री आपने पास कर दी। अब सही करने जा रहे हैं तो फिर जो अकाउंट रिकॉर्ड नहीं हुआ था उसको रिकॉर्ड कर लें डेबिट के अंदर, जो गलती से क्रेडिट कर दिया था उसको डेबिट कर दें उठा के, और बाकी पीजे मोटर्स को क्रेडिट करें। यहाँ हम देखते हैं तो ये पहला वाला इनकरेक्ट हो गया, इस तरह मोटर रिपेयर्स और मोटर रिपेयर्स इनकरेक्ट। पीजे मोटर डेबिट है, हालांकि उसे क्रेडिट होना था। अलबत्ता डी के अंदर अगर आप देखेंगे तो मोटर व्हीकल डेबिट है $200 से, जो गलती से क्रेडिट हो गया था उसको हमने डेबिट करके कैंसिल करा, और मोटर रिपेयर्स रिकॉर्ड ही नहीं करा था, वो रिकॉर्ड कर लिया हमने, और पीजे मोटर्स को गलती से $200 से डेबिट किया था, इसलिए इसे 400 से क्रेडिट कर रहे हैं ताकि एक वो कैंसिल हो जाए और एक एक्चुअल की $200 की इसकी रिकॉर्डिंग होनी थी वो रिकॉर्ड हो जाए। तो डी चॉइस 16 के अंदर आपने देखा कि आपकी राइट चॉइस है। 17 में आते हैं, अ ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, एक ट्रेडर ने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी। 1 मार्च परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट होता क्या है, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का मकसद है कि टोटल आपके जितने सप्लायर्स हैं उन तमाम सप्लायर्स को आप अगर एज ए होल देखना चाहें कि यार सब सप्लायर्स को मुझे पेमेंट कितनी करनी है, तो जो लेजर आप बनाते हैं उसे हम कंट्रोल अकाउंट कहते हैं, और जो सब्सिडियरी होते हैं इंडिविजुअल परचेज लेजर अकाउंट होते हैं वो इंडिविजुअल सप्लायर को शो कर रहे होते हैं। तो ये कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस था $4,000। परचेजेस जर्नल का टोटल जो है, परचेजेस जर्नल क्या होती है, जहां आप तमाम इंडिविजुअल जो भी क्रेडिट परचेजेस कर रहे होते हैं वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली उसका जो बैलेंस है वो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के बैलेंस को बढ़ाएगा। तो ये 4,000 था, $53,000 आपका ये आ गया, तो ये $57,000 टोटल आपको अपने सप्लायर से अपने सप्लायर को पे करना है।
परचेजेस रिटर्न जर्नल का टोटल परचेजेस रिटर्न क्या होता है कि वो माल जो ख़राब था, डैमेज था, वो आपने वापस कर दिया। जब वापस कर दिया तो आपको इसकी पेमेंट नहीं करनी है। जब इसकी पेमेंट नहीं करनी है तो 57,000 में से ये भी परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट को अफेक्ट करेगा, और ये पेमेंट नहीं करनी है तो इसको माइनस कर दें तो आपके पास $55,000 आ गया, जो आपको सप्लायर को पे करना है, तमाम सप्लायर को। चेक्स पेड टू सप्लायर $47,000 के आपने चेक पे कर दिए, तो $47,000 में और माइनस कर देता हूँ क्योंकि ये भी पेमेंट मुझे नहीं करनी है, तो ये $8,000 आया। डिस्काउंट रिसीप्ट का मकसद है कि मुझे सप्लायर्स ने डिस्काउंट दिया और ये पेमेंट भी अब मैं नहीं करूँगा, तो 8,000 में से मैंने $1,000 को ये माइनस किया, तो $7,000 मेरा आ गया। और ये वो बैलेंस है जो मुझे अपने तमाम सप्लायर्स को पे करना है। लॉजिक मैंने आपको बताई। कहता है व्हाट वाज द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को क्या बैलेंस होगा, तो वो 7,000 का बैलेंस होगा। चॉइस ए जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ द राइट चॉइस। तो लॉजिक आपको मैं समझाता हुआ आ रहा हूँ कि कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ था, जो माल आपने बेचा वो प्लस कर दें, जो वापस करा वो माइनस कर दें, जो चेक पेमेंट कर दी वो माइनस कर दें, जो डिस्काउंट मिला वो माइनस कर दें, जो बाकी बचेगा वो पे करना है। 7,017 की ए चॉइस हम कह सकते हैं राइट है। विच आइटम अफेक्ट्स ग्रॉस प्रॉफिट, ये बताएं ग्रॉस प्रॉफिट को कौन सा आइटम अफेक्ट करेगा। कैरिज आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड्स तो वो हैं जो माल आपने बेचा और उसको कस्टमर्स तक पहुंचाने में जो कैरेज किराया वगैरह लगा, तो ये तो एक्सपेंस है आपका। आप इसको एक्सपेंस में शो करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो जाता है ये। डिस्काउंट अलाउड जो है, जो डिस्काउंट अलाउड आपने दिया, ये एक्सपेंस है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे आएगा। डिस्काउंट अलाउड क्या है, जो आपने अपने कस्टमर्स को अर्ली पेमेंट्स वगैरह के ऊपर डिस्काउंट दिया या उन्होंने टाइम पे पेमेंट कर दी तो आपने डिस्काउंट दिया, एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये इनकम है आपकी, अदर इनकम कि आपको जो डिस्काउंट आपके सप्लायर्स ने दिया। इसके बाद अलबत्ता गुड्स टेकन बाय ऑनर, गुड्स टेकन बाय ऑनर का एंट्री क्या पास करते हैं, ड्राइंग डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। इसको या ज़हन में रखिएगा, ये परचेजेस जो है ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट होती है, और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है ये एक्चुअली ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के अंदर आप रेवेन्यू में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस, कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो फिर डी चॉइस आपकी जो है वो इज़ द राइट चॉइस कि ये ग्रॉस प्रॉफिट को अफेक्ट करेगी आपकी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 की डी चॉइस आपने देखी। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाएं। अ ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, एक ट्रेडर ने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी। नॉन करंट एसेट्स हैं, इन्वेंट्री जो है वो आपका करंट एसेट्स होती है, आपको पता है वो माल जो बिकने के लिए आपके पास पड़ा हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल, जो कस्टमर से पैसा आपको लेना है, वो भी करंट एसेट्स से आपका। कैश एट बैंक तो है ही आपका करंट एसेट्स, आपको बेनिफिट्स पहुंचाएगा। ट्रेड पेएबल, जो माल आपने ख़रीदा बेचने के लिए उसकी लाइबिलिटी है तो करंट लाइबिलिटी होगी। और लॉन्ग टर्म लोन जो है ये भी लाइबिलिटी है, लेकिन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। और नॉन करंट एसेट्स तो हैं नॉन करंट एसेट्स। तो इसमें जो करंट एसेट्स हैं वो 3 आपको दिए हुए हैं। एक इन्वेंट्री है $10,000 की, एक $8,000 का ट्रेड रिसीवेबल है और एक $15,000 की कैश एट बैंक है। तो मैं इनको प्लस करता हूँ तो ये 33,000 के करंट एसेट्स आ गए, और करंट लाइबिलिटी जो है वो 20,000 की आपकी करंट लाइबिलिटी है। तो उसके बाद कहता है व्हाट वाज द वर्किंग कैपिटल, ये बताएं कि वर्किंग कैपिटल कितना है। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या होता है भाई, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स आपको मैंने ऊपर कैलकुलेट करके 33,000 बताया और करंट लाइबिलिटी $20,000 की हैं, तो कितना आ गया आपके पास वर्किंग कैपिटल, 13,000। 13,000 जो है बी चॉइस आपको दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में वी कैन सेफली से कि बी चॉइस जो हमने कैलकुलेट करा वो राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। निम्रा सेल्स 2 प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट जी एंड प्रोडक्ट एच। 2 प्रोडक्ट वो बेचती है निर्मल, और निर्मल ने 2 प्रोडक्ट्स उसके पास हैं वो बेचती है, उसको जी और एच है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल अबाउट हिज इन्वेंट्री ऑन 31 दिसंबर 2013। तो निर्मल जो है वो बेसिकली उसकी इन्वेंट्री की ये पोजीशन थी आपके पास, क्या थी। प्रोडक्ट जी जो है 1000 यूनिट्स हैं और $2 उसकी कॉस्ट प्राइस जो है $2 पर यूनिट है, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू के अगर इस माल को बेचेंगे तो आपको $2.5 मिलेंगे। देखिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर एक बात याद रखिएगा, ये फार्मूला लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट
रियलाइजेबल वैल्यू कि या तो कॉस्ट अगर कम हो तो उसको ले लीजिएगा, और अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम हो तो उसको ले लीजिएगा। तो यहाँ देखें ये कॉस्ट आपकी कम है, क्योंकि ये तो $2.5 है, ये $2 है, तो इस पर हम रिकॉर्ड करेंगे। प्रोडक्ट जी के अंदर एच में आए तो 800 यूनिट्स हैं, $1.5 की कॉस्ट है, लेकिन मार्केट के अंदर जब बेचेंगे तो $1.2 इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। तो एक्चुअली हम इस वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे इसको। तो 1000 जो प्रोडक्ट जी है ये तो $2 पे रिकॉर्ड हो जाएगी, ये 2000 आ गए, और ये 800 जो प्रोडक्ट एच है इसको हम 1.2 के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। तो 800 का 1.2 अगर आया तो 960 बनता है, इसको आप प्लस कर लें 2960 होता है ये। कहता है व्हाट वाज द इट वाज फाउंड दैट 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट जी वर डैमेज एंड वर अनसेलेबल, कि ये जो 100 यूनिट्स थे प्रोडक्ट एच जी के, ये डैमेज थे और ये अनसेलेबल हैं। तो ये आपको एक तरीके से हिट लगेगी, आपका लॉस है। तो 100 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि प्रोडक्ट जी जो है उसकी कॉस्ट आपने $2 ली है, तो ये $200 आते हैं। इसको माइनस कर दें आप उठा के 2960, क्योंकि ये आपकी रिकॉर्डिंग का पार्ट नहीं बनेंगे, अब लॉस है। तो 2760 जो इन्वेंट्री आपकी रिकॉर्ड होगी वो 2760 पे होगी। और आपने देखा कि क्यों होगी, ये ए चॉइस के अंदर 2760 उसने आपको दिया हुआ है। लॉजिक बड़ी सिंपल है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू को कंपेयर करें जो हो। जैसे हमने प्रोडक्ट डी के अंदर $2 जो है कम था, तो हमने $2 पे इसको कैलकुलेट कर लिया, और प्रोडक्ट एच जो थी वो 1.2, इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम थी, हमने इस पर कैलकुलेट किया। जो यूनिट्स हमारे डैमेज हो गए हैं उसकी कॉस्ट वही लीजिएगा जो आपने ली थी, हमने $2 ली थी, इसको हमने जितने डैमेज हुए हैं वो हमने माइनस कर दिए, और माइनस करके जो वैल्यू आएगी ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन आपकी ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर ये जाएगी। तो व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ निर्मल्स इन्वेंट्री, कि निर्मल्स इन्वेंट्री कितनी है 2760, चॉइस ए 20 की। 21 में आते हैं विच इज़ सर्विस बिजनेस। ये बताएं सर्विस बिजनेस कौन सा है। बिजनेस 3 किस्म के होते हैं, सर्विस बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस वो होता है जिसमें बनी बनाई चीज़ें लेके आप आगे बेच देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वो होता है जिसमें आप चीज़ें खुद बनाते हैं, लाइक टोयोटा हो गया, गाड़ियाँ बनाता है आपकी, इंटरवुड हो गया, फर्नीचर बनाता है आपका, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आपके हो गए। हैबिट्स है, इसका फर्नीचर बन रहा होता है आपका, तो ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। ट्रेडिंग बिजनेस की बात करें, गुल अहमद के आउटलेट्स जितने मिलेंगे, ये फिर वर्टिकल यूनिट्स है कि ये मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करते हैं, लेकिन इनके रिटेल यूनिट्स जो हैं वो फिर ट्रेडिंग बिजनेस को शो कर रहे होते हैं आपके। आप अगर हाइपर स्टार में जाएँ, ट्रेडिंग बिजनेस है कि वो चीज़ें लेते हैं और ग्रॉसरी और जितने भी आइटम्स हैं वो बेच रहे होते हैं। तो ये ट्रेडिंग बिजनेस हो गया। सर्विस बिजनेस ये है, जैसे अकाउंटेंट है अपनी सर्विसेज देता है, टीचर है अपनी सर्विसेज आपको देता है, और इंस्टीट्यूट है कोई ट्रेन कर रहा है, किसी किस्म की ट्रेनिंग दे रहा है, तो वो सर्विस बिजनेस होता है। यहाँ आगे देखते हैं, अब बिजनेस विच सेल्स कंप्यूटर को बेच रहा है तो ट्रेडिंग बिजनेस है। अब बिजनेस विच ट्रेन्स कंप्यूटर ऑपरेटर के कंप्यूटर ऑपरेटर को ट्रेन करता है, ट्रेनिंग बिजनेस है, तो सर्विस बिजनेस होगा। तो चॉइस बी आपकी राइट चॉइस है। सी देख लेते हैं, स्टेशनरी सप्लायर, ये तो ट्रेडिंग बिजनेस है। टीवी एंड वीडियो सप्लायर, अगेन ट्रेडिंग बिजनेस। तो 21 की जो बी चॉइस है वो राइट चॉइस है आपकी। 22 में आते हैं, आर ट्रेडेड टू गुड्स एट कॉस्ट प्राइस फॉर हिज ओन यूज़, के उसने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए वो लिया। इन विच अकाउंट वुड ही मेक ए क्रेडिट एंट्री, किस अकाउंट में वो क्रेडिट एंट्री पास करेगा। अगेन फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर, ड्राइंग डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। तो एक्चुअली परचेजेस जो है वो क्रेडिट करेगा, ये आप सी देख रहे होंगे। सी जो है 22 की राइट चॉइस होगी कि परचेजेस को वो क्रेडिट करेगा। 23 आ जाए, एक्स एंड वाई आर इन पार्टनरशिप विद कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ $50,000 एंड $30,000 रिस्पेक्टिवली। इनके कैपिटल $50,000 एंड $30,000 रिस्पेक्टिवली है। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इन प्रोपोर्शन टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कि जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन इनका है उसके हिसाब से जो है इनका प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा वो बटेगा। तो 50,000 एंड 30,000, इफ़ आई सिंप्लीफाई इट तो आई कैन सेफली से 5 एंड 3। 5 एंड 3 का मकसद है कि x जो है उसका जो शेयर है 5/8 है। 5 और 3 को प्लस कर दें, 8 आ जाएगा, तो 5/8, और y जो है उसका शेयर है 3/8। ये जहन में रखते हैं।
ये इसके हमने इसका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन था उसकी हमने रेशो निकाल ली। सिंपल रेशो इसी तरीके से निकालने हैं आप भी। उसके बाद कहता है एंड ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हर पार्टनर एंटाइटल्ड है कि जो भी उसका कैपिटल है उसको 10% इंटरेस्ट मिलेगा अपने कैपिटल पे। प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज $37,000। प्रॉफिट $37,000 था। व्हाट वाज द टोटल अमाउंट क्रेडिटेड टू वाइज करंट अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। वाई के करंट अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा ये बताएं। देखिए, एक तो पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। आई वुड टेल यू कि मैंने एस लेवल की पार्टनरशिप अकाउंटिंग के कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड कराए हैं। एस लेवल का फोल्डर आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर, वहाँ जाकर देखें आप। और फिर पेपर 2 के कुछ पार्टनरशिप के पेपर मैंने कराए हैं ओ लेवल अकाउंटिंग के। अगर थोड़ा सा आप आधा पौन घंटा उस पर स्पेंड कर दें तो पार्टनरशिप अगर आपकी समझ में नहीं आई है उन बच्चों के लिए, तो वो देखेंगे तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जिनके कंसेप्ट्स पहले से क्लियर हैं उनके लिए कोई इशू नहीं है, वो इसको समझने हैं डायरेक्ट। पार्टनरशिप मैं उनके लिए भी रिपीट कर देता हूँ कि पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनता है तो सबसे पहले जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है साल का हमारे पास, उसमें से सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, इस किस्म की चीज़ों को हम माइनस करते हैं। बाद में जो बच जाता है वो फिर उनकी रेशो जो भी होती है, जैसे इस वाले सवाल के अंदर उसने कैपिटल के कंट्रीब्यूशन की रेशो से बांटना है बाकी को, तो बाकी को बांटने से पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इन दोनों को दे दें। वो कैसे निकालेंगे? इनके रेशो दिए में 10% है तो एक्स और वाई का आप निकाल लें। यहाँ निकाल लेते हैं। एक्स का कैपिटल जो है 50,000 है, इसका 10% जो है वो 5,000 हो जाएगा। और y का निकाल लें, y का 30,000 है, इसका 10% जो है वो 3,000 हो जाएगा। तो ये 5,000 जो है x को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा क्योंकि इसका कैपिटल 50,000 था और y जो है उसका 30,000 था। तो आप देख रहे होंगे ये x और y, ये आपने जब निकाला तो ये 8,000 बनता है। 8,000 के बाद इसका प्रॉफिट जो है 37,000 है। 37,000 में सबसे पहले ये 8,000 आप माइनस कर दें क्योंकि ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो रिमेनिंग कैपिटल कितना बचा आपका? 37,000 में से 8,000 को माइनस कर दें तो 29,000 आपका रिमेनिंग कैपिटल बचा। और y का जो शेयर है वो कितना है? आपने निकाला था 3/8 और ये y का ही आपका करंट y का बता रहा है कितना क्रेडिट होगा। तो y को एक अमाउंट तो ये 3,000 का मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बाकी ये 29 y शेयर। y का शेयर कैसे निकालेंगे? ये 29,000 का 3/8 निकाल लें। तो 29,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 8, ये 10,875 बनता है। ये प्रॉफिट का शेयर है और इसके अंदर ऐड कर लें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 3,000 इसको मिला था। तो इसमें 3,000 ऐड कर लें तो 13,875 बनता है। ये 1375 जो है वो एक्चुअली इसके अकाउंट के अंदर जाएगा, करंट अकाउंट के अंदर। समझ आया आपकी सवाल? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इनके कैपिटल्स दिए हुए थे। कैपिटल के बाद उसने बताया कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो बटेगा किस शेयर के अंदर? इनके कैपिटल की रेशो से। तो मैंने कैपिटल की रेशो से हमने निकाल लिया। 50,000 30,000 को सिंप्लीफाई किया तो 5 and 3 बनता है, इसको टोटल करें तो 8 बनता है। तो इसका मकसद है x का जो है 5/8 हो गया और y का 3/8 हो गया। ये शेयर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बता रहा था कि 10% देना है, तो हमने इन दोनों के जो कैपिटल थे 50,000 30,000, इसका इंटरेस्ट हमने निकाल लिया तो ये 8,000 बना। 8,000 को मैंने 37,000 से माइनस किया और जो भी आया उसमें y का शेयर मैंने निकाला, उन दोनों को जमा करा तो 13,875 आता है। दिस इज़ द लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 23 में वी कैन सेफली से कि हमारी जो बी चॉइस है वो राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। ऑन 1 जनवरी a स्पोर्ट्स क्लब सब्सक्रिप्शन अकाउंट एट ए डेबिट बैलेंस ऑफ $500। क्लब क्या होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है नॉर्मली जैसे क्लब है, क्लब कैसे चलता है कि क्लब को अपने ख़र्चों के लिए पैसा चाहिए, जो भी वो खर्च करता है तो वो सब्सक्रिप्शंस जो हैं मेंबर्स देते हैं और फिर इसके एक्सपेंसेस होते हैं जो भी क्लब होता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमें पता चलता है कि क्लब प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। यहाँ पर पोजीशन ये थी कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट का डेबिट बैलेंस था। डेबिट बैलेंस को आप समझ लें कि जब भी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करे तो इसका मकसद है कुछ मेंबर्स ऐसे थे
कि जिन्होंने क्लब की फैसिलिटी तो अवेल करी लेकिन उन्होंने पेमेंट नहीं करी, अपना सब्सक्रिप्शन पे नहीं करा, इसीलिए इसका डेबिट बैलेंस है। ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अमाउंटेड टू $3,000 $6,000 के $6,000 जो है वो रिसीव हुआ। तो $6,000 अगर रिसीव हुआ है तो ये रिसीव हुआ एंड सब्सक्रिप्शन ड्यू बट अनपेड। कब सब्सक्रिप्शन ड्यू तो हो गया लेकिन फिर अनपेड है। अनपेड का मकसद है मेंबर्स ने अभी तक ये पैसे नहीं दिए, ड्यू हो गया यानी अन्य अर्न तो कर लिया है। पूछता क्या है, विच अमाउंट विल बी शोन फॉर सब्सक्रिप्शंस इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। के सब्सक्रिप्शन एक्चुअली आपने अर्न कितना किया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना लेकर जाएंगे। देखिए बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, आप चाहें तो लेजर के कंसेप्ट से भी इसको कर सकते हैं कि मैं अगर सब्सक्रिप्शंस का लेजर बनाऊं फॉर एग्जांपल, सब्सक्रिप्शंस का लेजर बना लेते हैं। लेजर कैसे बनाएंगे, देखें ओपनिंग बैलेंस कितना था, डेबिट बैलेंस है $500 का, देख रहे हैं आप ये डेबिट बैलेंस। तो इसको आप करें ओपनिंग बैलेंस $500, ये एसेट है, डेबिट साइड पर आएगा इसका बैलेंस। ये सब्सक्रिप्शंस आपने रिसीव किया, जब रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक डेबिट, और सब्सक्रिप्शंस को क्रेडिट करेंगे। तो सब्सक्रिप्शंस अकाउंट में इसको क्रेडिट करते हैं $6,000, ये हो गया। वो सब्सक्रिप्शन जो अभी पे नहीं करा मेंबर्स ने, अगेन ये आपका एसेट्स है और ये $800 का है, लेकिन ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस ईयर एंड, मंथ एंड के ऊपर या ईयर एंड के ऊपर जब भी डेबिट बैलेंस होगा तो उसको हमेशा क्रेडिट साइड के ऊपर लिखिएगा। $600, 600 है, कितना है ये, हाँ 800 बल्कि, तो ये 800 आप लिखते हैं इसको। $800 लिख दिया आपने। अब देखें ये क्या है, इसका अगर बैलेंस मैं करता हूँ तो 600 ये है, $6,000 प्लस 800, ये $6,800 है। और ये क्रेडिट साइड भी, फिर डेबिट साइड भी इतनी ही आनी चाहिए, लेकिन इतनी है नहीं। ये 500 जो है इसमें से माइनस करते हैं आप तो डिफरेंशियल फिगर आ जाएगी। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर $6,300 आप लेकर जाएंगे। ये $6,300 जो है एक्चुअली आपकी इनकम है। सिंपल लेजर का कंसेप्ट यूज़ करके आपने निकाला और $6,300 चॉइस बी के अंदर दे रहा है वो आपको, तो 24 की राइट चॉइस बी होगी। ये लेजर के कंसेप्ट्स को यूज़ करके हमने करा है और बड़ा सिंपल है। अगर आप यूँ समझें कि मैं अगर आपको एक और तरीके से भी समझाऊँ, लेजर के अगर कंसेप्ट्स डेबिट और क्रेडिट के आपके क्लियर हैं तो बड़ा सिंपल है कि ओपनिंग उसने कहा था कि डेबिट बैलेंस है, तो मैंने ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड का हो तो डेबिट साइड पर लिखते हैं, क्रेडिट साइड का हो तो क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। ये डेबिट साइड के ऊपर आपने बैलेंस लिख दिया। उसने कहा $6,000 जो है आपने पैसा रिसीव किया, तो आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि बैंक आप डेबिट करेंगे, पैसा आपके पास आ रहा है। ईयर एंड के ऊपर कुछ मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने आपको पैसे नहीं दिए, अगेन वो आपका एसेट है, यू हैव टू टेक इट, और ये डेबिट बैलेंस है। लेकिन मंथ एंड या ईयर एंड के ऊपर अगर आप जाएंगे, जैसे ये जो हमारा सवाल था, ये 31 दिसंबर था और 1 जनवरी, यानी ईयर एंड की बात हम कर रहे हैं। तो ईयर एंड के ऊपर जो बैलेंस होगा ना, अगर वो डेबिट बैलेंस है तो हमेशा उसको क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसको डेबिट साइड के ऊपर लिखेंगे। ये आप याद रख लें। देखिए अगली दफ़ा ऐसा क्या होगा, जब मैं नेक्स्ट ईयर के अंदर आऊँगा तो ये क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड के ऊपर खुद बैलेंस BD बन जाएगा यहाँ आके, और ये डेबिट साइड के ऊपर आ जाएगा। लेकिन ईयर एंड के ऊपर जो डेबिट बैलेंस है उसको हमेशा क्रेडिट साइड के ऊपर लिखें। ये पैसा क्योंकि आपको रिसीव करना है तो आपका डेबिट बैलेंस है, इसलिए आपने क्रेडिट साइड पर लिखा। बाकी सिंपल अर्थमेटिक है कि क्रेडिट साइड 6,800 है, डेबिट साइड पे सिर्फ 500 पड़े हुए हैं, तो जो डिफरेंस है इसका वो एक्चुअली इनकम है जो आपने अर्न करी। ये तो लेजर के कंसेप्ट से था। अगर आप इसको एक और कंसेप्ट में आपको लॉजिकली समझाऊं तो आप एक और तरीके से भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि $500 हमें चाहिए था, ये $600 जो है ये एक्चुअली क्या करा हमने, ये हमें पैसा रिसीव हुआ, तो डेफिनेटली इसमें ये पैसा भी होगा, लेकिन ये पैसा हमने इस साल अर्न नहीं किया। कीप इट इन योर माइंड, क्योंकि तो पिछले साल हमने कमा लिया था, हमारे पिछले साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये चला गया था, क्योंकि अर्न हो गया था, रिसीव नहीं हुआ था।
तो ये जो $6,000 है, इसमें डेफिनेटली ये $500 शामिल होंगे, ये आप माइनस कर दें तो आपके पास $5,500 आ जाएगा, जो एक्चुअली इस साल आपने रिसीव किया। और ये जो आपने रिसीव किया इसके अंदर ये जो $800 है ये भी आपने अर्न करे इस साल, लेकिन पैसे आपको नहीं मिले, अर्निंग तो इसी साल की है ना, इसके अंदर ये 800 प्लस कर लें तो भी आप 6,300 के ऊपर पहुंचेंगे। तो लॉजिकली तौर पर भी समझ सकते हैं, लेजर से भी समझ सकते हैं, कॉमन सेंस से अगर आप क्लब चला रहे हैं और आपने $6,000 रिसीव किए और $500 उसमें से वो थे जो पिछले साल आपने कमा लिए थे, लोगों ने पैसे नहीं दिए, तो वो आप माइनस कर देंगे कि यार ये तो वो पैसा है जो पिछले साल का, इस साल तो मैंने नहीं कमाया, तो $5,500 बाकी बचे। बाकी कुछ मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने फैसिलिटी तो अवेल करी, पैसे नहीं दिए, तो एक्चुअली अर्निंग तो इसी साल की है ना। वो आपसे पूछ रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या जाएगा, तो वो आप प्लस कर दें, उसमें आपने 800 प्लस करें तो $6,300। कॉमन सेंस से भी यही आएगा, लेजर के कंसेप्ट से भी यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। अ ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर सितंबर 2014, ओपनिंग ट्रेड पेएबल इतना था, चेक्स पेड टू क्रेडिट सप्लायर, चेक पेड आपने कर दिया क्रेडिट सप्लायर को, परचेजेज ऑन क्रेडिट है, डिस्काउंट रिसीव्ड। हाउ मच वर द ट्रेड पेएबल ऑन 30th September 2014, एंडिंग बैलेंस ट्रेड पेएबल का लेजर का मांग रहा है, तो आप ट्रेड पेएबल का लेजर बना लें सिंपल। यह ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस को आप जब लिखेंगे तो जिस साइड का है मैं अभी बता के आ रहा हूँ उसी साइड लिखते हैं। ट्रेड पेएबल लाइबिलिटी होती है, तो ओपनिंग बीडी जो है इसका वो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, इसको याद रखिएगा। चेक्स पेड, जब चेक्स आप पेड करेंगे तो ट्रेड पेएबल को डेबिट करेंगे, तो ये बैंक की वजह से डेबिट साइड पर आ गया $220,000। और परचेज ऑन क्रेडिट, जब परचेजेस करेंगे तो क्या होगा, परचेजेस को डेबिट करेंगे, ट्रेड पेएबल को क्रेडिट करेंगे, तो परचेजेस की वजह से ट्रेड पेएबल 240,000 से आपने क्रेडिट कर दिया। डिस्काउंट रिसीव्ड, जब आप डिस्काउंट करेंगे रिसीव्ड तो क्या होगा, ट्रेड पेएबल को डेबिट करेंगे और डिस्काउंट रिसीव्ड एक्चुअली आपकी इनकम है उसको हम क्रेडिट करेंगे, तो ट्रेड पेएबल होगा डिस्काउंट की वजह से ट्रेड पेएबल ये 10,000 का, ये 10,000 का आ गया। तो यह आपने डेबिट क्रेडिट आपका सिंपल, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, डेबिट क्रेडिट है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आता है, हमने क्रेडिट साइड पर लिख दिया। चेक्स पेमेंट करते हैं, सप्लायर्स के अकाउंट को डेबिट करते हैं, ट्रेड पेएबल को मैंने डेबिट साइड के ऊपर लिख दिया। ये परचेजेस हैं तो परचेजेस डेबिट, ट्रेड पेएबल क्रेडिट आपने क्रेडिट साइड के ऊपर लिख दिया 240,000 को। डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट, तो अकाउंट्स पेएबल, ट्रेड पेएबल डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम है वो आ जाएगी। अब इसको टोटल कर लेते हैं, 40,000, 240,000, ये 280,000 बनता है आपका। लेकिन अगर हम डेबिट साइड पर जाएं तो डेबिट साइड पर भी यही 280,000 आना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे डेबिट साइड कम है, तो 280,000 में से माइनस कर दें 220,000 पहले और फिर माइनस कर दें 10,000, तो बैलेंस CD आपका बन रहा है 50,000 का। ये जो बैलेंस CD 50,000 का बन रहा है, इसी चॉइस के अंदर आप देख रहे होंगे कि सी चॉइस 50,000 है, तो 25 के अंदर वी कैन सेफली से कि हमारी सी चॉइस जो है वो राइट चॉइस है। ये तो लेजर हो गया, वैसे भी देखें सिंपल सी बात है, आप लॉजिक भी समझ लें। इसकी 40,000 जो है ये शुरू में आपको पे करना था, मज़ीद आपने माल ख़रीद लिया 240,000 का, तो 240,000 प्लस कर दें, टोटल ये पे करना है 280,000। आपने पेमेंट कर दी 220,000 की, तो 220,000 ये माइनस कर दें, 10,000 आपका डिस्काउंट मिल गया, ये भी पे नहीं करना है, ये भी माइनस कर दें, तो अगेन वही 50,000। विच एवर वे सूट्स यू, आप उसको उस तरीके से कर लें, लेजर समझ लें, लॉजिकल समझ लें। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा हो गया, हमने देखा कि सी चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, व्हाट इज़ नेट पे। नेट पे का मकसद है इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, हाउ मच यू आर गोइंग टू रिसीव फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। तो देखें जो कुछ आप कमाते हैं उसमें से दो जो डिडक्शंस हैं वो तो इस कंपलसरी हैं, वो आपको करवानी है। एक तो ये है कि इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, और दूसरा जो है वो सोशल सिक्योरिटी। ये फिर बुढ़ापा और फंड मिलते हैं आपको, आप रिटायर होते हैं, यू गेट द बेनिफिट्स, तबीयत ख़राब हो जाए तो हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी। तो सोशल सिक्योरिटी जो है इसकी डिडक्शंस भी कंपलसरी होती है, और इनकम टैक्स की
ये दो तो कंपलसरी हैं। इसके अलावा फिर ये कि आप हो सकता है कोई क्लब हो कंपनी का, वहाँ कोई सोशल क्लब है उसका कंट्रीब्यूशन है, कोई आपने डोनेशन के दे दिया, वो फिर आपकी मर्ज़ी पर होता है। तो नेट पे आपकी जब बनेगी तो जो ग्रॉस पे है आपकी, उसमें से आप क्या करेंगे, एक तो कंपलसरी डिडक्शंस हैं, वो कौन कौन सी है, इनकम टैक्स हो गया, या फिर सोशल सिक्योरिटी हो गई, या फिर आपने वॉलंटरली अगर कोई डिडक्शंस आप करवा रहे हैं, तो ये तीन किस्म की डिडक्शंस जो हैं वो आप करेंगे तो आपकी नेट पे आ जाएगी। हम चेक करते हैं सैलरी लेस स्टैट्यूटरी डिडक्शंस लेस एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। तो सैलरी में से लेस कर रहा है, स्टैट्यूटरी डिडक्शंस को लेस कर रहा है, और सोशल सिक्योरिटी, ये बात बिल्कुल सही है, ये दोनों सही दिया हुआ है। एक तो स्टैट्यूटरी डिडक्शन इनकम टैक्स की बात कर रहा है, और बाकी सोशल सिक्योरिटी जो मैं आपको बता कर आ रहा हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आप कोई वॉलंटरीली डिडक्शंस भी करा रहे हैं, वो भी डेफिनेटली कटेगी, फिर आपको पैसा मिलेगा। तो बी देखते हैं, सैलरी लेस स्टैट्यूटरी डिडक्शंस लेस वॉलंटरीली डिडक्शंस। ये बिल्कुल सही है कि एक तो कंपलसरी डिडक्शंस हो गई जो स्टैट्यूटरी डिडक्शंस हैं आपकी, और वॉलंटरी डिडक्शन भी अगर आप कुछ करा रहे हैं तो करने के बाद फिर आपको जो मिलेगा वो नेट पे कहलाती है। तो हमारी बी चॉइस जो है वो राइट चॉइस है। सी देख लेते हैं, सैलरी प्लस कर रहा है, ये तो वैसे इनकरेक्ट हो गया, सी और डी। तो बी चॉइस इज़ द राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, हाउ इज़ रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर कैलकुलेटेड। कि इन्वेंट्री टर्नओवर का रेट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो भाई इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री इत्तेफाक से ए के अंदर ही जो है इसने दिया हुआ है, और यही फार्मूला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 की राइट चॉइस ए है। क्वेश्चन नंबर 28, अ ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक ट्रेडर ने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी। इन्वेंट्री $60,000 है, ट्रेड रिसीवेबल $39,000 है, और कैश 1,000 है। तो ये करंट एसेट्स का टोटल उसने आपको बता दिया। ट्रेड पेएबल और बैंक, ये ट्रेड पेएबल है आपका $18,000 का, और बैंक उसने आपको दिया हुआ है, तो ये 80,000 है। अब ये बैंक जो है वो डेफिनेटली इसने इस तरीके से आपको दिया है, तो बैंक का फिर क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि ऊपर इसने जब आपको टोटल करंट, अगर बैंक ऊपर आता तो फिर करंट एसेट्स होता, बैंक क्योंकि लाइबिलिटी में शो हो रहा है। तो याद रखिएगा, इट्स ए वेरी ट्रिकी पॉइंट्स। नॉर्मली बैंक क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है तो बच्चे क्या करेंगे, इसको करंट एसेट्स में लाएंगे, लेकिन इसने एग्ज़ाम के अंदर जो पेपर सेट किया है उसमें देखें इसने खुद ही बता दिया कि 100,000 के करंट एसेट्स हैं, और बैंक अगर ये लाइबिलिटी के पोर्शन में लिख रहा है तो इसका मकसद है ये ओवरड्राफ्ट है, और ओवरड्राफ्ट जो है वो एक्चुअली लाइबिलिटी को शो करता है। तो लाइबिलिटी आपकी करंट लाइबिलिटी जो है वो $80,000 की है। ये कहता क्या है आपसे, कहता है व्हाट वाज द क्विक रेशो। ये बताएं क्विक रेशो क्या है। देखिए क्विक रेशो क्या होती है कि जो करंट एसेट्स में से अगर आप इन्वेंट्री को माइनस कर दें तो बाकी जो एसेट्स बचते हैं उसको अगर आप करंट लाइबिलिटी से डिवाइड करें तो वो क्विक रेशो आती है। तो क्विक रेशो का फार्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, या अगर प्रीपेड वगैरह होते हैं इसमें नहीं है तो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स 100,000 के थे, इसमें से 60,000 को मैं अगर लेस कर दूं तो बाकी क्या बचा 40,000। करंट लाइबिलिटीज़ कितने की हैं, 80,000 की हैं। तो मैं अगर 40,000 को डिवाइड कर देता हूं 80,000 से तो आई गेट 0.5 to 1, यानी 1 रुपी लाइबिलिटी पे करने के लिए आई हैव ओनली 0.5 रुपी या $0.5। और नॉर्मली ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो क्विक एसेट्स हैं, क्विक एसेट्स का मकसद है वो एसेट्स जो फौरी तौर पे अगर लाइबिलिटी आपको पे करनी हो तो फिर आपको पैसा कितना मिलेगा। इन्वेंट्री को इसीलिए लेस कर देते हैं करंट एसेट्स से क्योंकि इट टेक्स टाइम टू बी सोल्ड, कि वो बिकने में टाइम लेगा इन्वेंट्री का। तो बाकी ट्रेड रिसीवेबल है, यू कैन रिक्वेस्ट द कस्टमर्स के भाई पैसा दे दो, उन्हें आप डिस्काउंट दे के, कैश तो फिर होता ही कैश है आपके पास। तो ये करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस करते हैं तो क्विक एसेट्स आ जाते हैं। क्विक एसेट्स को करंट लाइबिलिटी से डिवाइड करें, लेकिन अगर ये इसका नॉर्मल जो इसका ट्रेंड है 1 to 1 होता है कि 1 रुपी लाइबिलिटी पे करने के लिए यू शुड बी हैविंग 1 रुपी और $1 वट एवर यू से। तो यहाँ पर 0.5 to 1 का इंडिकेट कर रहा है कि यार ये पोजीशन कोई अच्छी नहीं है, लेकिन हमसे पोजीशन के बारे में नहीं पूछा, हमसे तो रेशो पूछ रहा है। तो 0.5 to 1 आप देख रहे होंगे ए में दिया हुआ है,
तो क्वेश्चन नंबर 28 की जो राइट चॉइस है फिर आपकी ए चॉइस बनती है। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं, अ बिजनेस विल कंटिन्यू टू ट्रेड इन द फोरसीएबल फ्यूचर, अगेन द वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर, इन डिफरेंट वेज ही इज आस्किंग। आप अगर मल्टीपल चॉइस की प्रैक्टिस करें जो मैंने कहा है तो आपको कई दफ़ा गोइंग कंसर्न का प्रिंसिपल नज़र आएगा। ये एक्चुअली गोइंग कंसर्न की बात कर रहा है कि जब भी बिजनेस फोरसीएबल के अंदर ऑपरेट करेगा तो इसका मकसद है गोइंग कंसर्न जो है, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल गोइंग कंसर्न। याद रख लें कि व्हेन बिजनेस इज गोइंग टू ऑपरेट इन द फोरसीएबल फ्यूचर विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज बीइंग अप्लाइड, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29 का, डी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं, बिजनेस अप्लाइज द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या होता है कि जो भी आइटम्स हैं जो अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड हो रहे हैं, दे शुड बी हैविंग द मॉनेटरी वैल्यू, नॉट द मॉरल वैल्यू, नॉट द इमोशनल वैल्यू। तो इमोशनल वैल्यू जो है अभी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं है, अभी हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। इवन एम्प्लॉइज़ जो है कंसेप्ट आया है अकाउंटिंग में कि उनको भी एज एन एसेट रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन अभी कुछ हो नहीं रहा है। अभी जितने भी आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं जिनकी वैल्यू होगी उसे रिकॉर्ड करेंगे, तो ये मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहलाता है। व्हाट कुड बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बताएं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या इंक्लूड होगा। मोरल ऑफ वर्कर्स के, वर्कर्स का मोरल कैसा है, डाउन है, अप है, सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि इसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती। क्वालिटी ऑफ द गुड्स सोल्ड, कि जो अशिया आप बेच रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, अगेन क्वालिटी नहीं क्वांटिटी और वैल्यू की बात करेंगे तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। स्किल्स ऑफ वर्कर्स, कि वर्कर्स की स्किल्स क्या है, ये भी रिकॉर्ड नहीं करते। वैल्यू ऑफ द गुड्स सोल्ड, की जो माल बेचा उसकी वैल्यू क्या है, वो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के तहत रिकॉर्ड हो रही होती है। हालांकि ये देखें स्किल ऑफ वर्कर्स ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर फ़िलहाल इस तरीके की रिकॉर्डिंग हम नहीं करते, इमोशनल वैल्यूज़ नहीं करते। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल जो है वो कहता है कि जिन आइटम्स की वैल्यू हो उनको रिकॉर्ड करें और मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा ख़त्म हुआ और इसके साथ ही ये पेपर फिर हमने ख़त्म किया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पेपर करेंगे, आपके एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं। So I hope, wish you all the best in your exam. Keep practicing. Inshallah, you will be getting A+ in your exam easily. Have good, I mean to say, have faith in Almighty Allah. और be smiling. Keep smiling कि आप अपना जो मोरल है उसको थोड़ा सा हाई रखें। इंशाल्लाह आप चीज़ें कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो होपफुली आपके साथ इंशाल्लाह अच्छा होगा। आप प्रैक्टिस करते रहें, पेपर इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा होगा। होपफुली आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और जो मैंने आपको बताया है कि पास्ट पेपर्स जितने पढ़े हुए हैं और जो मेरे लेक्चर्स हैं उनको ज़रूर देखें जाके, आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे एग्ज़ाम में। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।